गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं राजकुमार शर्मा, प्रवक्ता इतिहास, SM इंटर कॉलेज सहारनपुर, कक्षा 12, विषय इतिहास। आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कक्षा 12 विषय इतिहास अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज हम इस लेसन के सामान्य उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम उपनिवेशवाद के अर्थ के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराना। सेकंड पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के देहात में किस प्रकार से अपना राज्य स्थापित किया था, इसके बारे में विद्यार्थियों को परिचित कराना। और नंबर 3, राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के परिणामों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराना। प्रिय छात्रों, आज हम शिक्षण बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट आपका उपनिवेशवाद का अर्थ, दूसरा पॉइंट है उपनिवेशिक शासन का भारत में आरंभ, तीसरा इस्तिमरारी बंदोबस्त, चौथा पॉइंट बंगाल में राजस्व की राशि निश्चित करने के पीछे उद्देश्य, पांचवा पॉइंट जमींदारों की स्थिति, छठा पॉइंट है राजस्व राशि में जमींदारों द्वारा चूक का कारण, सातवां जमींदारों के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम, आठवां पॉइंट है किसानों के साथ जमींदारों की समस्या, नौवां पॉइंट है पांचवी रिपोर्ट, 10वां पॉइंट देहात के किसान हल एवं कुदाल, 11वां पॉइंट है संथाल अगवा बाशिंदे, 12वां पॉइंट है देहात में विद्रोह। अब हम विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण सामग्री है उसको का अध्ययन करेंगे। लैपटॉप, प्रोजेक्टर, संकेतक, श्वेत पत्रिका, अन्य उपयोगी सामग्री। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम उपनिवेशवाद का अर्थ समझेंगे। किसी भी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी भी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संस्थानों का शक्ति के बल पर उपभोग करना उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशिक शासन का भारत में आरंभ। उपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यह वही प्रांत है जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था एवं नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। जैसे सन 1797 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान में राजा की संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की घटना हुई थी। उपनिवेशवाद की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा संपूर्ण भारत में की गई, जिसमें बंगाल, राजमहल व संथाल, पहाड़ी भाग, मध्य भारत तथा दक्षिण प्रदेशों के नगरीय व देहाती भाग मुख्य रूप से शामिल थे। इन प्रदेशों में ब्रिटिश उपनिवेशिक नीति व नियम व्यापक रूप से लागू थे। तीसरा पॉइंट आपका इस्तिमरारी बंदोबस्त। सन 1793 में इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, जो प्रत्येक किसान व जमींदार को अदा करनी होती थी। इसमें जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। इस्तिमरारी बंदोबस्त के प्रमुख लाभ एवं दोष। विद्यार्थियों, सबसे पहला लाभ है कंपनी को जमींदार के रूप में ऐसा वर्ग मिला जिसने भारत में स्वतंत्रता तक इन्हीं लोगों का साथ दिया, अर्थात अंग्रेजों का साथ दिया। अब इसमें कुछ दोष थे। दोष, जमींदार वर्ग ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि बंदोबस्त के पश्चात बड़ी राशि जमींदारों को प्राप्त होती थी, जिससे वे किसानों का शोषण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल में राजस्व की राशि निश्चित करने के पीछे उद्देश्य। सन 1770 ईस्वी में के दशक के आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार वहाँ पर अकाल पड़ रहे थे। दूसरा पॉइंट, अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार, संसाधन तभी विकसित किए जा सकते हैं जब खेती में निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, और ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब तक संपत्ति के अधिकार नहीं मिल जाएं।
तीसरा पॉइंट, विद्यार्थियों ब्रिटिश शासन को यह आशा थी कि पालन पोषण और प्रोत्साहन छोटे और धनी भूस्वामियों का वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। अगला पॉइंट है जमींदारों की स्थिति। इस मरारी बंदोबस्त के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक इकट्ठा करने वाला था। दूसरा पॉइंट, जमींदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनियों को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा और यदि वैसा नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति को नीलाम कर दी जाएगी। अगला पॉइंट है राजस्व राशि में जमींदारों के द्वारा चूक का कारण। पहला पॉइंट, इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को किसान से राजस्व इकट्ठा करके और अपनी जमींदारों का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। दूसरा पॉइंट, यह ऊंची मांग सन 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें बहुत कम थी और किसानों के लिए जमींदार को देय राशि चुकाना मुश्किल था। तीसरा पॉइंट, फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व के ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। अगला मुख्य हेडिंग है विद्यार्थियों जमींदारों के नियंत्रण के लिए कौन कौन से उठाए गए कदम। पहला पॉइंट, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया और नंबर 2, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनियों के द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। तीसरा पॉइंट, जमींदारों को स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। अगला मुख्य हेडिंग है किसानों के साथ जमींदारों की समस्या। कभी कभी खराब फसल और कम कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसान जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे और जमींदार बकाई दरों पर मुकदमा तो कर सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी थी। 5वीं रिपोर्ट, इसके 800 से अधिक पृष्ठ हैं और परिशिष्टों के थे, जिनमें जमींदार और किसानों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए अनेक अधिनियम पारित किए। 5वीं रिपोर्ट भी एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति के द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बने। नेक्स्ट पॉइंट है देहात के किसान हल एवं कुदाल। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया और पहाड़ी लोग राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और वे झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्सों को काटकर और जलाकर साफ करके उनमें साफ कर लेते थे। राख में तरह तरह की दालें उगाते थे तथा उसमें बाजरा भी उगा लेते थे। फिर कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाते थे। जो जो स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, विद्यार्थियों जंगलों और चरागाहों का क्षेत्र संकुचित हो गया। इससे पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतीहरों के बीच में झगड़ा तेज हो गया। संथाल लोग पहाड़ के जंगलों का सफाया करते हुए जमीन जोतते हुए पहाड़ी इलाकों में घुस चुके थे। पहाड़ी लोग अपनी खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, जबकि संथाल लोग हल का प्रयोग करते थे।
इस प्रकार कुदाल एवं हल की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। नेक्स्ट मुख्य पॉइंट है संथाल। संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे और जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उन्हें जंगल में बसने का निमंत्रण दिया। जैसे जैसे संथाल की बस्तियां और उनकी अस्थायी खेतों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे ही कंपनी की राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। ये भारत की प्रमुख संथाल जो है भारत की प्रमुख जनजाति है। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देहात में विद्रोह। विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों में किसानों ने साहूकार और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक दक्कन में 1875 में विद्रोह हुआ। यह आंदोलन पुणे जिले के एक बड़े गांव सूफा में शुरू हुआ। सूफा एक मंडी थी। 12 मई सन 1875 ईस्वी को ग्रामीण इलाकों के किसान इकट्ठा हो गए और उन्होंने साहूकारों पर हमला बोल दिया। उनके बही खाते जला दिए, दुकान लूट ली और उनके घरों को भी आग लगा दी। बंगाल के जमींदार लोग किराया जियों के रूप में बदल गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन पट्टों पर दे दी थी और किरायों की आमदनी पर निर्भर हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। विद्यार्थियों, जब फसल खराब होती थी तब किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। इसके कारण उनके पास पैसा उधार लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। जब अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति बनी तब बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ गया और 1862 तक यह स्थिति हुई कि ब्रिटेन में कपास का 90% भाग भारत से जाता था। कुछ धनी किसानों को तो इससे लाभ हुआ, लेकिन अधिकार किसान इससे कर्ज के बोझ से और अधिक दबते चले गए। रैयत, ऋणदाता, रैयत कहते हैं किसान ऋणदाता को धोखेबाज समझने लगे और वे ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी की शिकायत करने लगे। सन 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और किसानों के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे। किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और समय के साथ साथ किसान ये समझने लगे कि उनकी जीवन में यह नई प्रणाली दुखों का कारण है। उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगवा लिए जाते थे, किंतु उन्हें उन बंद पत्रों में लिखे गए खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। अब विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण जो मुख्य तिथियां हैं उनको नोट कीजिए। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। 1793 ईस्वी में बंगाल में ईस्ट मरारी बंदोबस्त लागू हुआ। 1855 ईस्वी में संथालों की बगावत हुई। अब इस पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, ईस्ट मरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां क्यों नीलाम कर दी गई? क्वेश्चन नंबर 2, जमींदारों के नियंत्रण के लिए कंपनियों द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, पहाड़ी लोगों की आजीविका संथालों से किस रूप में भिन्न थी और उनमें कैसा संबंध था? प्रश्न नंबर 4, ईस्ट मरारी बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या लाभ हुए? प्रश्न नंबर 5, लॉर्ड कॉर्नवालिस के ईस्ट मरारी बंदोबस्त की
दो कमियों का उल्लेख कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।